गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं, हम आपको प्रकाश का जो ऑप्टिक्स है इंटरमीडिएट का हम स्टार्ट कर दिए हैं और इसका 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम, यानी कह सकते हैं प्रकाश की प्रजातियाँ। जैसे आप जानते हैं कि जानवरों की प्रजातियाँ होती हैं, इंसानों की भी प्रजातियाँ हैं, ठीक है। आप उदाहरण ले तो आप देख सकते हैं कि सांपों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, 2500 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, ठीक है। जिनमें आप जानते हैं कि अजगर, एनाकोंडा, कोबरा, रेटल स्नेक, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या हैं? ये सांपों की प्रजातियाँ हैं। उसी प्रकार प्रकाश के भी एक प्रजातियाँ है, जिसी को हम प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये प्रकाश की नस्लें हैं, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश इतने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कह सकते हैं कि प्रकाश 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यही है प्रकाश की प्रजातियाँ। तो हम सबको जानेंगे कि ये प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो प्रकाश का स्पेक्ट्रम जैसे इसमें 7 होते हैं: गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें, जिसे कहते हैं अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें, ठीक है। देखिए ये क्या है? बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य है। ये क्या है? बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, आप तरंग दैर्ध्य समझते हैं, ठीक है ना। ये आपका तरंग है, तो एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को एक तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। उठा हुआ भाग को श्रृंग बोलेंगे, धंसा हुआ भाग को गर्त बोलेंगे। एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की जो दूरी उसी को बोलेंगे एक तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा। और तरंग दैर्ध्य दूरी का मात्रक है, इसीलिए कोई पूछ दे कि आपको तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होगा तो कहिएगा मीटर, ठीक है। चलिए, तो ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य आ गई है ना। अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किससे होता है? रेडियो तरंगे की। इसीलिए कहीं अगर सिग्नल भेजना हो तो हम रेडियो तरंगे का यूज करते हैं, ठीक है ना। दूर दूर सिग्नल भेजना है तो हम रेडियो तरंगे का यूज करते हैं, यानी इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जब इसकी तरंग दैर्ध्य ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य है तो जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य उल्टा होता है, यानी घटती हुई आवृत्ति। ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य तो ये घटती हुई आवृत्ति, घटती हुई आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। ये घटती हुई क्या है? आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। ये बढ़ती हुई तरंग है, ये घटती हुई आवृत्ति, ठीक है। ये घटती हुई क्या है? आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य उल्टा होता है आपका आवृत्ति, ठीक। चलिए, आप जानते हैं कि पहले आप फ्रीक्वेंसी आपको मैं समझा दूं कि 1 सेकेंड में जितनी तरंग गुजर जाती है, जैसे मान लीजिए ये 1 2 3, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहाँ से एक तरंग दैर्ध्य, देखिए यहाँ से एक तरंग बनेंगे, फिर से एक श्रृंग, एक गर्त, यहाँ से एक तरंग बनेंगे। यानी देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में 2 तरंग गुजर जा रही हैं, तो इसका आवृत्ति हो जाएगी 2। यानी कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में जितने तरंग गुजर जाएं उन्हें हम क्या बोलेंगे? उसी की उतनी आवृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है, ये कोई तरंग है। अब देखिए कितना गुजर जा रहा है। ये हो गया 1, यहाँ से फिर एक श्रृंग और एक गर्त, एक तरंग दैर्ध्य, फिर से एक श्रृंग और एक गर्त 2, फिर से एक श्रृंग और एक गर्त 3, फिर से एक श्रृंग और एक गर्त 4, फिर से एक श्रृंग और एक गर्त 5। तो ये सब इस कोई पूछ दे कि 1 सेकेंड में जितनी तरंग गुजर जाए, तो मान लीजिए 5 गुजर जा रही हैं, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी आवृत्ति कितना हो गया? 1, ये हो गया 1, फिर से 2 2। तो आवृत्ति आप समझ गए, फ्रीक्वेंसी। अब चलिए, अब इधर जो आप कह सकते हैं कि इसका मध्य का मतलब प्रकाश कौन है? इस जो 7 स्पेक्ट्रम होते हैं प्रकाश के, 7 स्पेक्ट्रम, यानी प्रकाश की 7 नस्लें होते हैं। तो अगर पूछ दे कि इसका मध्य का प्रकाश कौन है, तो दृश्य प्रकाश है, विजुअल लाइट, ठीक है ना। दृश्य प्रकाश है, विजुअल लाइट। आप कह सकते हैं कि दृश्य प्रकाश की इधर की जितनी आपकी प्रकाश होती हैं, इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ये किसी चीज़ को भेद सकती हैं, किसी चीज़ को क्या कर सकती हैं? भेद सकती हैं। जैसे गामा किरणें, ये दीवार को, ये बोर्ड को भी भेद सकती है, ठीक है। एक्स किरणें जानते हैं आप एक्सरे कराते हैं, ठीक है ना। एक्स किरणें क्या करती है? मांस को भेद देती है, लेकिन हड्डी को नहीं भेद पाती। हड्डी से परावर्तित होकर चली जाती है, तो जिससे परावर्तित होकर चली जाएगी उसका क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हड्डी ब्रेक है, यहाँ पर हड्डी क्या है? कोई ब्रेक है। ये मांस से मांस को भेद के चली जाएगी, लेकिन हड्डी से क्या हो जाएगी? ऐसे जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, हड्डी से परावर्तित हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें गई या परावर्तित नहीं हुई तो समझिए कि यहाँ से हड्डी क्या हुआ है? टूटा हुआ है। यहाँ से बोन क्या है? फ्रैक्चर है, ठीक है।
तो ये क्या करती है, जो एक किरणें होती हैं ये क्या करती है, मांस को भेद देती हैं, ठीक है ना। ये मांस को भेद देती हैं लेकिन हड्डी को नहीं भेद पाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए हड्डी का क्या बन जाता है, हड्डी से परावर्तित होकर चली जाती हैं, यानी उसका इमेज बन जाता है, ठीक है। इसलिए ये पता हो जाता है। तो इसीलिए एक्स किरणें का यूज हम देखते हैं आप चिकित्सक की दुनिया में, चिकित्सक के क्षेत्र में देखते हैं एक्सरे किरण का यूज की जाती है, ठीक है ना, कहीं टूटा हुआ हो, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई ग्लास है, कोई उसका दरार पड़ गई है, माइनर दरार जो आप देख नहीं सकते हैं, उससे ये पता लगाया जा सकता है। कोई बर्तन है, कोई उसमें से दरार पड़ गई है तो उससे पता लगाया जा सकता है एक्स किरणें से, ठीक है। तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। यूवी किरणें जानते हैं, अल्ट्रावायलेट रे, जो प्रकाश जो सूर्य से डायरेक्ट जो किरणें आती हैं, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रे होती हैं। ये अल्ट्रावायलेट रे जानती हैं कि ये काफ़ी हानिकारक किरणें हैं, काफ़ी हानिकारक किरणें हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। ये काफ़ी हानिकारक हैं। इससे स्किन कैंसर होता है, जिसको सबसे ज़्यादा देखने को ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है ना, स्किन कैंसर, ठीक। अब देखिए स्किन कैंसर उन्हीं को सबसे पहले होता है जिनमें मेलानिन की मात्रा कम हो। मेलानिन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है वो व्यक्ति काला होता है, यानी मेलानिन की मात्रा का ज़्यादा होने से शरीर को क्या कर देता है, काला कर देता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग इंडिया वाले, हम लोगों में मेलानिन की मात्रा है ज़्यादा होता है, इससे हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपकी अल्ट्रावायलेट रे, यूवी किरणें, ठीक है। इसके बाद है दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट, ठीक है ना। दृश्य प्रकाश है आपका जो विजुअल लाइट है। ये दृश्य प्रकाश अगर ना हो तो जैसे लोगों को ये लगता है कि रात और दिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। रात तो कभी होता ही नहीं है, रात का होना हमारी भ्रम है। रात का होना क्या है, हमारी भ्रम है। हमें लगता है कि रात हो गया, क्योंकि रात के लिए जिम्मेदार ये दृश्य प्रकाश है। रात या दिन का होना ये दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश का आना और जाना क्या है, रात और दिन के लिए जिम्मेदार है। ये दृश्य प्रकाश देखिए, हमें क्या होता है, दृश्य प्रकाश जब हट जाता है तो हमें लगता है, क्योंकि हमारी आंखें बस दृश्य प्रकाश को ही देख सकती है, बाकी इन सबकी प्रकाश को नहीं देख पाएगी। बाकी ये दृश्य प्रकाश ही जब चला जाता है तो हमें लगता है कि रात हो गया, लेकिन एक्चुअल में रात हुआ नहीं होता, क्योंकि रात में भी किरणें चलती हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें और यूवी किरणें और रक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो किरणें, ये सारी किरणें रात में चलती है। यानी रात में भी प्रकाश होता है, लेकिन वो प्रकाश नहीं होती है जिससे हमारी आंखें देख पाती है, तो ना, वो प्रकाश नहीं होती है जो हमारी आंखें देख पाती है। हमारी आंखें बस दृश्य प्रकाश को ही देख पाती है। तो कोई पूछ दे कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो रेडियो तरंग की, ठीक है ना, और सबसे कम गामा किरणें की। ये जो किरणें होती है हानि नहीं पहुंचाती। इन किरणों का हम यूज करते हैं, जैसे देखते हैं रिमोट में और रक्त किरणें होती हैं, ठीक है ना, रिमोट का यूज करते हैं, देखते हैं पास में, उतना हानि नहीं होती। ये किरणें सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होती हैं, हानि होती हैं। अब देखिए जो आपका दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश 7 होते हैं, बैजानी, हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला, ये हो जाएगा बैगनी, ये जामुनी, ये हरा, ये हो गया पीला, ये हो गया नारंगी, नहीं नीला, ये हो गया नीला आपका, ठीक है, नीला, ये हो गया लाल, ठीक है। बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नीला, लाल, ठीक ना, ये दृश्य प्रकाश होती हैं। अब देखा जाए कि कोई पूछ दे कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश की, जब प्रकाश की पूछा जाए तो आप पूछिएगा रेडियो किरणें, लेकिन जब पूछा जाए किस दृश्य प्रकाश की, क्योंकि दृश्य प्रकाश की बैगनी से सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल की, और सबसे ज़्यादा कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी की। तो ये बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए हम सिग्नल में सबसे ज़्यादा यूज लाल का ही करते हैं, क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और हमें दिखाई देता है। इसीलिए देखते हैं कि जो गाड़ियाँ होती हैं, जो सिग्नल बना, जो टावर पर जो लाइट जलता है वो लाल का जलता है, तो दूर से ही पता चल जाता है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। आप जानते हैं कि इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ठीक है। तो अगर प्रकाश में मध्य का प्रकाश पूछा जाए तो दृश्य प्रकाश है, लेकिन अगर ये तो बहुत छोटा सा एक प्रकाश है, बहुत छोटा सा प्रकाश है, ठीक है ना। हाँ, यही रात और दिन के लिए जिम्मेदार होता है। ये इसी का चले जाने से रात होती है, इसी के आने से दिन होता है, ठीक है। और ऐसा देखा जाए तो हमें भ्रम हो जाता है, हमें लगता है कि रात हो गया, रात तो एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये रात में भी ये किरणें चलती हैं, बस सिर्फ
दृश्य प्रकाश को छोड़कर। ठीक है, चलिए अगर इसमें पूछा जाए कि मध्य का प्रकाश कौन होगा, इसमें मध्य का, तो देखिए ये 3 और ये आपका हो गया 3 6। जैसे आपको लग रहा है कि हरा होगा, लेकिन हरा नहीं होगा, क्योंकि अगर तरंगदैर्ध्य के हिसाब से देखा जाए तो पीला का होगा। देखिए पीला रंग क्या है, पीला रंग क्या है हमारे, ये पीला रंग जैसे क्या है कि कोई चीज़ को जैसे भीड़ में पहचानने के लिए ये पीला रंग सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, यानी हमारी आंखें सबसे ज़्यादा संवेदनशील पीले रंग के लिए होती हैं, पीले दृश्य प्रकाश के लिए होती हैं। पीले दृश्य प्रकाश के लिए हमारे आंखें सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। ठीक है, इसीलिए भीड़ में कोई चीज़ को अगर पहचानना है, भीड़ में कोई चीज़ को पहचानना है तो अब क्या कर सकते हैं, पीला रंग यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो स्कूल की वाहनें होती हैं उन्हें पीला रंग, उसको पीला रंग से किया जाता है। जो बस होती हैं, जितना गाड़ियाँ होती हैं वो पीले रंग के कलर की होती हैं, क्योंकि वो दूर से ही या भीड़ में ही उसको क्या आपको हो जाए पहचान सके। ठीक ना, वो दूर से ही लोग क्या कर सके, उसे पहचान सके। अब मान लीजिए कि उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे बैठे होते हैं, देश की भविष्य बैठे होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि पीला रंग अगर केवल क्या है भीड़ के लिए ये संवेदनशील होता है। अगर मान लीजिए इसको अकेले में अगर पीले के रंग हो तो वह अब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर भीड़ में पहचाना हो तो पीले रंग के लिए हमारी आंखें बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें जो पीला रंग होता है हमारे आंखें पीले रंग के लिए ज़्यादा संवेदनशील होती है। इसीलिए अगर मान लीजिए आप भी कहीं भीड़ में दिखना चाहते हैं तो आप पूरा भपकौआ पीला कलर पहन लीजिए। ठीक है ना, भीड़ में आप नज़र आने लगेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आपके परावर्तन पे। हम पढ़ते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। परावर्तन क्या है, तो टकरा कर वापस आने की घटना ही परावर्तन है। कह सकते हैं टकरा कर वापस आने की घटना, टकरा कर वापस आने की घटना ही क्या है, परावर्तन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने बचपन में देखते हैं कि हम लोग बॉल खेलते थे। ठीक है, आप भी खेले होंगे। तो बचपन में जब हम क्या करते हैं, दीवार पर बॉल को मारते थे, तो जब दीवार पर बॉल को मारते थे तो क्या होता था, बॉल टकरा कर पुनः वापस आ जाता था। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, परावर्तन। तो अगर मान लीजिए बॉल कर रहा है ना, गेंद कर रहा है, तो गेंद का परावर्तन होगा। और यही अगर प्रकाश करे तो कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि किसी चिकने, अक्सर जो प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक ना, अगर परावर्तन की घटना ना हो तो हम कोई चीज़ को देख नहीं पाएंगे। अब इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले समझें। किसी चिकने सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक ना, आप जानते हैं अगर बीच में हम 90 डिग्री का अभिलंब खींचे, 90 डिग्री का अभिलंब खींचे तो ये जो कोण होगा आई होगा, ये कोण जो होगा आर होगा, यानी ये आपतन कोण होगा। इसमें आपको इति कर सकते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपका नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का, आपतित किरण। देखिए इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। है ना, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। है ना, चलिए पहला इसमें नियम होता है कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में, यानी कागज के तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं ना। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, कागज के तल में, या बोर्ड पर देख रहे हैं तो बोर्ड के तल में है। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें नियम होता है
कि आपतन कोण जो आई होता है वो अपवर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो अपवर्तन कोण कितना होगा, तो अपवर्तन कोण कितना होगा, तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। ओके, चलिए अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो परावर्तन हो, परावर्तन की अगर घटना ना हो, क्योंकि परावर्तन की घटनाएं ही किसी वस्तु को देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगर मान लीजिए कि परावर्तन की घटना ना हो तो हम किसी वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए देखते हैं कि दुनिया में जो भी वस्तु देखते हैं, जो चीज़ देख लेते हैं, समझिए कि परावर्तित होकर क्या हो रही है, प्रकाश किरण। दीवार हमें देख ले रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो किरणें हैं दीवार से टकरा कर क्या हो रही हैं, वापस आ रही हैं। ठीक है, यानी जिससे टकरा कर वापस आती है उसी चीज़ को हम देख सकते हैं। अगर परावर्तन की घटना ना हो तो दुनिया में कोई चीज़ को हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, यही कारण है कि हम हवा को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हवा से परावर्तन नहीं हो पाता है, ठीक ना, परावर्तन नहीं होता है। अगर हवा से परावर्तन हो गए, यानी हमारी किरणें अगर क्या हो कि हवा से टकरा कर पुनः वापस आ जाए, उस दिन से हम हवा को भी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन हमारी किरणें क्या होती है, जो हमारे हमसे चलने वाली जो किरणें होती है, हमारी आँख है वो टकरा कर पुनः जब वापस आती है तभी उस चीज़ को देख पाते हैं, अगर नहीं आए तो नहीं देख पाएंगे। ठीक, अब पढ़ते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, ठीक है। पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। आप समझिएगा, आप जानते हैं कि किसी चीज़ को टकरा कर वापस आने की घटना को परावर्तन कहते हैं। यानी कोई चीज़ अगर प्रकाश की किरण हमारे चलने वाले अगर किसी वस्तु टकराती है तो उस वस्तु को हम देख लेते हैं। लेकिन देखते हैं कि कभी कभी हम अपना प्रतिबिंब भी देखते हैं। तो ये बताइए कि प्रतिबिंब कब देख सकते हैं? अगर मान लीजिए कि हम देखते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण में बनता है, मिरर में बनता है, लेकिन कोई चिकना सतह हो वहाँ भी बनता है, खूब ज़्यादा चिकना हो। लेकिन आप देखे होंगे कि दीवार पर मेरा क्यों नहीं प्रतिबिंब बन सकता है, कि ज़मीन पर मेरा प्रतिबिंब क्यों नहीं बन सकता है, ठीक ना। इसमें तो मेरा प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक, देखिएगा, अगर नियमित परावर्तन होगा तो किसी वस्तु का इमेज बन सकता है। कोई क्या होगा, कोई वस्तु बन सकता, जैसे मान लीजिए जो दर्पण होता है उसमें नियमित परावर्तन होता है, और जो अगर मान लीजिए कि दीवार से अनियमित परावर्तन होता है। अगर हम दीवार को भी खूब ज़्यादा चिकना कर दे हम, ठीक ना, दर्पण जैसे बना दे, ठीक ना, अगर ज़्यादा चिकनी हो जाते देखते हैं उसमें भी हमारा इमेज बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब पढ़ते हैं। पहला है नियमित परावर्तन, और दूसरा है अनियमित परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन में क्या होता है, किसी चिकने सतह से जब कोई चीज़ प्रकाश टकराती है तो क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। क्या होती है, समानांतर हो जाती हैं, ठीक है। देख रहे हैं कि ये किरणें एक दूसरे क्या है, समांतर है ना। लेकिन अनियमित में ऐसा नहीं होता है। जब कोई खुरदरे चीज़ से टकराता है तो ये कभी ऐसे चला जाएगा, ठीक ना, ऐसे चला जाएगा, ठीक ना। अगर देखिए, अगर नियमित परावर्तन होगा तो किसी वस्तु में हम अपना इमेज देख सकते हैं। अगर अनियमित होगा तो हम उस वस्तु देख सकते हैं। यानी अनियमित परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है, दुनिया में किसी वस्तु को देख सकते हैं अनियमित परावर्तन के कारण। अनियमित परावर्तन के कारण उस वस्तु में हम अपने आप को देख सकते हैं। यानी नियमित परावर्तन से क्या होता है, किसी वस्तु का इमेज बनता है, अनियमित परावर्तन में किसी वस्तु का इमेज नहीं बनता है, ठीक है ना। यानी हम क्या करते हैं, सिर्फ वस्तु को देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ज़मीन पर या दीवार पर या हम इसमें भी अपना इमेज देखें, तो उस इमेज को देखने के लिए हमें सब क्या करना पड़ेगा, चिकना बनाना पड़ेगा, खूब ज़्यादा चिकना। जब चिकना हम ज़्यादा कर देंगे तो उसमें भी हमारा प्रतिबिंब बनना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रकाश का परिवर्तन समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं छाया, शैडो,
और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इमेज, ठीक है, इमेज। अब देखिए कि छाया और प्रतिबिंब में थोड़ा अंतर समझ जाते हैं, उसके बाद हम प्रतिबिंब को पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम छाया को समझते हैं, शैडो और प्रतिबिंब। देखिए छाया क्या है, किसी अवरोध के कारण, किसी अवरोध के कारण जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाती है, किसी अवरोध के कारण जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाती है उससे इस अवरोध की छाया कहते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं कि धूप के कारण किसी दीवार का छाया बनना या किसी पेड़ का छाया बनना, किसी वस्तु का छाया बनना, ठीक है ना। तो ये इसका छाया, वो क्या है, छाया आपका, ठीक है ना। तो किसी अवरोध के कारण जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है, ये क्या है, दीवार है, और इस पर प्रकाश आया और दीवार पर प्रकाश पड़ा, प्रकाश यहाँ नहीं पहुँच पाया, प्रकाश यहाँ नहीं पहुँच पाया, तो इस दीवार के यहाँ पर क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी। इसकी छाया क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी, ठीक है ना, ए बी डैश, तो इसको छाया कहेंगे, शैडो। लेकिन प्रतिबिंब और प्रतिबिंब ऐसा नहीं है, किसी वस्तु से चलने वाली, किसी वस्तु से चलने वाली, जैसे मान लीजिए चिकना सतह है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वस्तु से प्रकाश किरण गई, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी, मिरर से टकरा कर वापस चली आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, पीछे ये काटती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, यहाँ पर, यहाँ मेरा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये आपका यहाँ प्रतिबिंब बना, ठीक है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आपका प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, जहाँ एक दूसरे को प्रकाश की किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वहाँ बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, वहाँ बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, जिसे कहते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। दूसरा होता है आभासी, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसे कहते हैं वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती हैं, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ पर बनता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे आप समतल दर्पण में अपना जो इमेज देखते हैं वो रियल नहीं देखते हैं, आप वर्चुअल देखते हैं यानी आभासी देखते हैं, क्योंकि देखिए अब जो आपका समतल दर्पण है उसमें प्रकाश तो यहाँ गई और टकरा कर चली आई, तो कहाँ काटेंगे, वो काटती हुई प्रतीत होंगी, तो आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है। लेकिन वही हम अवतल दर्पण में देखते हैं, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, हमारी जो किरणें होती है, जो चलने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है ना, तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब को पढ़ते हैं। तो हम चाहेंगे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक ना। इसको बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। आज उसको बोलते हैं वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। अब समझते हैं इन दोनों के बारे में। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगी जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी। जब एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ बनेगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। यानी जब एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटेंगी, काटेंगी तो वहाँ क्या बनेगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ काटेगी नहीं, काटती हुई प्रतीत होगी, जैसे जहाँ काटती हुई प्रतीत होगी, प्रतीत होगी, काटती हुई प्रतीत होगी,
तो वहाँ क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जहाँ एक दूसरे को काटेगी वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ एक दूसरे काटती प्रतीत होगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा छोटा बराबर हो सकता है, वस्तु से बड़ा छोटा बराबर हो सकता है, ये तो दर्पण पर निर्भर करता है आपका। ठीक है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं प्रोजेक्टर देखते हैं, तो प्रोजेक्टर पे जो पर्दा पर जो वीडियो देखते हैं, है ना, जो चीज़ देखते हैं वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को फेंका जाता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब को फेंका जाता है तो क्या बनता है, आभासी जाकर सीधा बनता है। लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब को फेंका जाए तो वो सीधा नहीं बनेगा। ठीक है ना, वो जाकर उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, आई होप इसको समझ गए होंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक बाय।